वो एक आउटपुट आपको बताता चलूं कि कैसे यूपीएससी में जो आपकी राइटिंग्स होती हैं वो आपको बहुत हेल्प करने वाली होती हैं, और इसके बिना सिलेक्शन लेना बहुत मुश्किल काम होता है। तो लेट्स स्टार्ट, हम शुरू करते हैं। फिर से नए बच्चों को बता दूं कि मेंस यानी मुख्य परीक्षा में जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है वो बेसिकली आंसर राइटिंग होता है, जितने भी हमारे पेपर हैं। और इसी आंसर राइटिंग क्या होता है, बेसिकली जो आप जानते हैं उसको डिलीवर करने का तरीका, और इसके लिए 1750 मार्क्स जो होते हैं वो डिफाइन होते हैं, जो कि सबसे कोर मार्क्स होते हैं। यानी अगर आपको यूपीएससी क्रैक करना है तो मेंस में आपके ज्यादा से ज्यादा मार्क्स होने चाहिए, तभी आप जो है इंटरव्यू को बैलेंस कर पाते हैं। और ये चाहे जीएस हो, चाहे ऑप्शनल हो, एसए हो, या कंपलसरी जो लैंग्वेज के पेपर हो वो हो, ये सभी पेपर्स में अपना इनपुट बहुत बड़ी मात्रा में रखता है। राइट, आपको ये सारा रिटर्न के फॉर्म में देना पड़ता है। तो आपकी नॉलेज के साथ साथ आप किस रूप में जो है चल रहा होता है कि आप किस तरह से अपनी बात को कह पाते हो, रिप्रेजेंट कर पाते हो। अब मेंस में चैलेंज क्या होता है, चैलेंज जो होता है वो ये होता है कि यूपीएससी में, आप जरा ध्यान से समझना, आपको लगेगा कि हमने अपने ग्रेजुएशन में भी सिलेबस के अकॉर्डिंग आंसर लिखा है, तो यहां पर भी हम वही कर लेंगे। जरा ध्यान से समझो, जो मुख्य चुनौती होती है यूपीएससी में वो ये होती है, और वो इसका सबसे बड़ा नाम है, इसका जो सिलेबस का नेचर होता है वो बिल्कुल अलग होता है। यूपीएससी के सिलेबस और ग्रेजुएशन के सिलेबस में जमीन आसमान का अंतर है। जहां ग्रेजुएशन के सिलेबस में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट, यानी जो टॉपिक है वहां से ही कुछ डेरिवेटिव, क्या, क्यों, कैसे, किस लिए, ऐसा लगाकर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। लेकिन जब हम यूपीएससी में आते हैं तो इंटरडिसिप्लिन यानी कि अंतर विषयक जो नॉलेज होती है, अंतर विषयक नॉलेज जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यानी इंटरडिसिप्लिन यानी एक डोमेन दूसरे डोमेन के ऊपर ओवरलैपिंग करता है, यानी एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट के साथ अपनी ओवरलैपिंग करता है, एक सब डोमेन खोजता है, एक कॉमन डोमेन खोजता है। तो ये बहुत ही एक जटिल, एक बहुत कठिन कॉन्सेप्ट हमारे सामने आ जाता है। इसीलिए जब हम आंसर जब डिलीवरी करते हैं तो वहां पर भी हमें अंतर विषयक नॉलेज देना होता है, ओवरलैपिंग, अंडरलैपिंग, ये सारे पॉइंट्स वहां हमें लेकर आने पड़ते हैं। यानी इस के महारथी बनने के लिए आपके पास एक बड़ी स्किल होनी चाहिए, एक जबरदस्त स्किल के साथ आप जुड़े हों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट हमारे लिए हो जाता है। क्लियर है दोस्तों? तो इसीलिए जो मेंस आंसर प्रैक्टिस है, इसको हमने कहा आर्ट है, ये एक कला है, कि क्रिएटिविटी है, कि स्किल है जो हमें सीखनी पड़ती है। तो इसीलिए आप इसके साथ जाएं तो शायद ज्यादा चीजें आपके साथ जो है वो जुड़ती चली जाएंगी। राइट, तो चलिए अब हम उसी को सीखते हैं। और सबसे पहले, जैसे अभी एक बच्चे ने पूछा कि क्वेश्चन हम कर रहे हैं लेकिन उसको फ्रेम नहीं कर पा रहे हैं, तो पहली शर्त क्या होती है, जो यूपीएससी का क्वेश्चन करने की पहली कंडीशन होती है वो होता है क्वेश्चन का लैंग्वेज समझना। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है? ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, नंबर वन आप ये समझते हैं, भाषा क्या है। दूसरा, क्वेश्चन की ट्विस्टिंग क्या है, क्वेश्चन ट्विस्ट करता है तो इसकी ट्विस्टिंग क्या है, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। फिर इसमें जो अंतर विषयक हैं यानी इंटरलिंकिंग टॉपिक्स हैं वो क्या क्या हैं। तीसरा जो होता है इंटरलिंकिंग को आइडेंटिफाई करना। देन हमारी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो हमारे सामने आ जाती हैं। तो लेट्स स्टार्ट, हम इसको चलते हैं और इसके साथ जो है वो हम देखते चलते हैं क्या चीज है और हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स आते चले जा रहे हैं। सो चलिए शुरू करें हम लोग अच्छे से। सो लेट्स स्टार्ट, शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास का। तो आज का क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त है, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी जानकारी दे दूं, इस संडे को फिर हम लोग जो है वो ऑल इंडिया टेस्ट कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑल इंडिया टेस्ट, आप लोग उसके साथ भी जुड़ सकते हैं। राइट, संडे को हमारा नीति सार है, तो फ्री ऑल इंडिया टेस्ट है, उजांग टेस्ट प्रैक्टिस पे ये जो है वो होगा। आप जानते हैं ऑल इंडिया मॉक, तो मॉक देने के बड़े फायदे होते हैं। सबसे बड़ी बात इसमें आपके निगेटिव मार्किंग आपको पता चल जाएगी, ऑल इंडिया रैंक आपको पता चल जाएगी। और इस बार हम नीति सार लेकर आ रहे हैं और वो है फ्री ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक। तो जो लोग ऑब्जेक्टिव पेपर देना चाहते हैं वो संडे को आकर दे सकते हैं। संडे को 11 बजे ये जो 7 मई को ये टेस्ट होगा, तो आप लोग इसका भी हिस्सा बन सकते हैं। तो डेफिनेटली इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा और काफी कुछ अच्छा कर पाएंगे आप लोग। तो चलिए शुरुआत करते हैं, हम लोग आगे अपना बढ़ते हैं और आज की क्लास को करते हैं।
आज का क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। दक्षिण भारत के राजनीतिक इतिहास की दृष्टि से अधिक उपयोगी न होते हुए भी संगम साहित्य उस समय की सामाजिक व आर्थिक स्थिति का अत्यंत प्रभावी शैली में वर्णन करता है, टिप्पणी करिए। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है। दक्षिण भारत के राजनीतिक इतिहास की दृष्टि से अधिक उपयोगी न होते हुए भी संगम साहित्य उस समय की सामाजिक व आर्थिक स्थिति का अत्यंत प्रभावी शैली में वर्णन करता है। राइट, through not very useful from the point of view of a connected political history of South India, दक्षिण भारत में, the संगम literature portrayed the social and economical condition। तो यहां पे बात किस पे कर रहा है? सबसे पहले मैंने क्या सिखाया था? क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना, क्वेश्चन का टाइप क्या है। तो क्वेश्चन के टाइप में अगर हम यहां बात करेंगे तो यहां पर किस तरह का क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था। जो लोग अभी तक मेरी क्लासेस कर चुके हैं वो ये पहले बताएं कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है, नेचर क्या है। जहां पे मैंने ये लाइनें ड्रॉ की हैं, ये क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कहने की कोशिश कर रहा है, इसके बारे में बताओ। चलिए मुझे बताइए। यस, शाबाश, ये आशीष ने बहुत अच्छा जवाब दिया है, वेरी गुड। सुमित का भी जवाब अच्छा है, वेरी गुड, शाबाश। मैं चाहता हूं सभी लोग बताएं ये क्वेश्चन का नेचर क्या है, क्वेश्चन किस तरह का क्वेश्चन है ये। शाबाश, पूजा का भी जवाब बिल्कुल सही है, गुड। ज्योति का भी जवाब सही है, साहिबा का भी जवाब सही है, वेरी गुड, गुड गुड गुड। बिल्कुल सही है नेहा, शाबाश। सभी लोग जवाब दें, जितने भी बच्चे हैं, बहुत सही। एम के मनीष, आप सीख रहे हैं, आप खुद में विश्वास करिए कि आप सीख रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हुए कि क्वेश्चन की प्रकृति क्या है। पहला हम क्या सीखेंगे, स्टेटमेंट लिखो। सबसे पहले अगर आप क्वेश्चन की प्रकृति नहीं समझ पाएंगे तो पहला कभी भी अपने आंसर को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि क्लास के बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, ज्यादा से ज्यादा आप जवाब दे रहे हैं, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। योगेंद्र ने भी जवाब बिल्कुल सही दिया, जैद ने भी जवाब सही दिया है, शाबाश बेटा। और काफी बच्चों के जवाब लगातार सही आ रहे हैं, वेरी गुड, कीप इट अप, ज्यादा से ज्यादा जवाब दे। हाँ, तो पहला क्या हुआ कि हमें यह पता चला कि ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, हमने कोई कथन अपनी बात कही। तो कथन जो है ये कह रहा है। अब कथन के साथ क्या होता है, जब भी कोई कथन लगाया जाता है तो कहने के साथ साथ, जैसे वो पीके मूवी याद है ना, तो बड़े ध्यान से समझो कि पीके मूवी में क्या कहता है कि ई गोला पे जो है हर आदमी बहुत अलग तरीके से बात करता है, ठीक है। तो कहता है कि मतलब का, तो इसका मतलब अलग होता है, अच्छा तो उसका मतलब अलग होता है, अच्छा तो इसका मतलब अलग होता है, अच्छा तो इसका मतलब अलग होता है, अच्छा तो इसका मतलब अलग होता है। तो यानी एक अच्छा को जब पीके कहता है कि भैया ई गोला पे भाषा में बहुत विविधता है, बहुत ज्यादा दिक्कत है, तुम अच्छा तो इसका मतलब होता है कि भैया तुम किसी को धमका रहे हो, अच्छा तो मतलब तुम सोच रहे हो। तो इसका मतलब होता है जब स्टेटमेंट कोई चीज हम दे रहे हैं तो उसके साथ हम सपोर्टिंग वर्ड लगाते हैं। जैसे यहां पर जो सपोर्ट आया है वो कह रहा है टिप्पणी करिए। तो टिप्पणी करने का मतलब होता है कि जैसे लिखा गया है इसको आप उसी रूप में इसकी व्याख्या कर दें, आप इसको जो है वो आप इस पे कमेंट कर दीजिए। यानी आपके जो स्टेटमेंट में जो सीधा सीधा प्रवाह चल रहा है, सीधे सीधे आप उसकी व्याख्या करते चले जाएं। तो इसका मतलब इसमें ज्यादा आपको झोलझाल नहीं करना। मान लीजिए आपका मन आने लगा, आप इसको निगेटिव पॉइंट भी लिखने लगे, आप इसकी समालोचना भी करने लगे, ठीक है, आप क्रिटिकली इवेल्युएट करने लगे, तो आपका टाइम वेस्ट है। अब इसमें आपको जो टेल है वो क्या कह रहा है, जो इसका टेल है यानी इसका जो पुच्छ वाक्य, वो आपसे क्या सिखा रहा है, वो कह रहा है कि रुको, जो ऊपर स्टेटमेंट दिया गया है आपको इस पर क्या करना है, इसको प्रूव करना है बस। यानी इस टिप्पणी को आपको लिखते जाना है, इसको एक्सप्लेन करते चलना है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं करना। अगर इसमें आपने ट्विस्ट किया, इसमें आपने तुलनात्मक अध्ययन कर दिया, इसमें आपने जो है समालोचना कर दिया, तो इसमें कोई तर्क देना शुरू कर दिया, तो आपका पूरा टाइम और सारा चीज खराब हो जाएगा। आप भले चाहे कितना भी अच्छा लिखें, मैं कह रहा हूं आप खून इंक डुबो डुबो के लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला यूपीएससी के एग्जामिनर को। वो कह रहा है मैंने जो पूछा मुझे जवाब दो। तो पहले क्या समझ में आया, दो चीजें, नेचर ऑफ क्वेश्चन क्या है और उसके साथ सपोर्टिंग जो चीज लगी हुई है, जो बात कह रहा है वो अलग होगी। मान लीजिए यहां पर लिख दिया मैंने समालोचना करें या इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन, क्रिटिकली इवैल्यूएट करें, तो यहां पर इस पूरी चीज का मतलब बदल जाएगा, ठीक है। आप जब ऐसे मैंने इसको लिख दिया कि समालोचनात्मक मूल्यांकन करें या आलोचनात्मक मूल्यांकन करें, तो आप फ्री हो जाएंगे। हो सकता है आप इस स्टेटमेंट का अपोजिट भी लिख दें कि नहीं आई डोंट एग्री,
या थोड़ा सा एग्री डिसएग्री, दोनों का बैलेंस कर दें और तुलनात्मक अध्ययन कर दें। तो ये भी आपके हाथ में है। ये चीज बदलते ही इस चीज का मतलब बदल जाता है। क्लियर हुआ? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? सब लोग मुझे बताएं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा हूं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, स्टेटमेंट में हमें क्या ढूंढना होता है, सब लोग बताएं। अगला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, देखना चाहता हूं मेरे कितने स्टूडेंट ने सीख गया कि किस पर हमें आंसर लिखना होता है। अभी तक मैंने फ्लो चार्ट सिखाया, तो बीच में हम क्या लेकर आते हैं, सब लोग बताओ। बीच में गोले के बीच में हम थॉट प्रोसेस में क्या लेकर आते हैं। मेरे साथ क्लास में रहोगे, सीख जाओगे, ठीक है। एक दो दिन में चमत्कार नहीं होते, लेकिन अभी कुछ क्लासेस आगे बढ़ेंगी, तुम्हें मजा आने लगेगा, क्योंकि तुम धीरे धीरे सब्जेक्ट को लिंक करना शुरू कर दोगे। तो हमें क्या लिखना पड़ता है सबसे पहले। अब ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को हम कहां लेकर जाना चाहते हैं, कौन बताएगा? सब लोग मुझे चैट बॉक्स में बताएं कि क्या है कोर वैल्यू, क्या होगी, क्या है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट। चलिए सब लोग बताइए। यस, वेरी गुड पूजा, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड रूबी, बहुत बढ़िया। साहिल, क्या बात है। अनुराग, वेरी गुड। ये हुई ना बात। निशी, रूबी, क्या बात है। साहिबा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका मतलब तुम लोग सीख रहे हो, वेल डन। एक एक करके तुमने तीसरा स्टेप हमने, वेरी गुड, क्या बात है। पूरा देखो जबरदस्त लिख दिया, वेरी गुड, यस, बहुत मजा आ रहा है। इसका मतलब है तुम लोग वाकई में अब आंसर राइटिंग सीखना शुरू कर चुके हो। तीसरी चीज होती है कि मुझे अपने आंसर को किस कीवर्ड के आसपास रखना है, क्योंकि लिखने को तो आप संगम साहित्य इतना बड़ा है, लिखने पे आ गए तुम लोग कलेजा फाड़ के रख दो, 8-10 कॉपी भर के दे दो, उसको कोई फर्क नहीं। तुम्हें 150 वर्ड में लिखना है, तो अपने शब्दों को लिमिट करने के लिए तुम्हें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि तुम्हारे पास वो कीवर्ड होना चाहिए, वो कुंजी वाक्य होना चाहिए, वो की कॉन्सेप्ट होना चाहिए, जिसके आसपास मुझे लिखना है। तो चलो जल्दी जल्दी बताना शुरू करो कि तुम्हारे हिसाब से इस स्टेटमेंट में की पॉइंट क्या है, तब तक मैं इसके बारे में बताता हूं। अगर की पॉइंट नहीं पकड़ोगे तो क्या होगा। तो तुमने क्या हुआ, तुम में से कोई है ऐसा जो ग्रेजुएशन का कभी एग्जाम लिखा हो, तो आप बताया गया, अबे सुनो एक काम करो, CDEF कॉपी यानी चौथी पांचवी कॉपी में कुछ भी लिख के चले जाओ। मेरी भैंसिया दूध नहीं देती है, उसका बछड़ा जो है बीमार पड़ा हुआ है, फलाना ठिकाना, बोले खूब लिख के आओ, 5-6 कॉपी भर दो बेटा, पास हो जाओगे। सुने होगे, क्योंकि मैंने कॉपियां चेक की है, तो इसलिए मुझे पता है कि स्टूडेंट क्या लिखता है, ठीक है। एक ही क्वेश्चन को बार बार लिख दो, जो समझ में आ रहा है, कुछ पूछ रहा है कि तीतर लिख रहे हो तुम, बटेर, लिखते जाओ, बस कॉपी भर दो। कॉपी भर दोगे भैया 4-5, तो तुम्हें नंबर मिल जाएंगे। तो ये इस कॉन्सेप्ट के साथ बहुत से स्टूडेंट आए होंगे, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों के भी स्टूडेंट आए होंगे। तो उस कॉन्सेप्ट को यहां कंटिन्यू नहीं कर सकते, और अगर इन आदतों को नहीं सीखोगे तो मारे जाओगे इस पूरे एग्जाम में। यहां क्या होता है, यहां पर तुम्हें 100 या 150 वर्ड के अंदर अपनी बात कहनी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं। और अगर तुम संगम साहित्य को देखोगे तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। और इसमें मुझे इस कीवर्ड को ढूंढना है। अगर कीवर्ड तुम्हारे पास नहीं है तो तुम्हारे हाथ में क्या होता है, मान लो तुम्हारे हाथ में एक चाबी का गुच्छा आ जाए और तुम्हें नहीं पता ये दरवाजा, ये चाबी है किसकी, तो तुम क्या करते हो, तुम ये वाली चाबी, अरे यार ये भी नहीं है, अरे यार ये भी नहीं है, दूसरा ये, अरे यार ये भी नहीं है, फिर तीसरा चौथा पांचवा सबको ट्राई करते रहते हो, फिर लक बाई चांस एक खुल जाता है, लेकिन उसमें तुम्हारा टाइम खराब होता है। लेकिन अगर तुम्हें चाबी कोड पता हो तो तुमने वही चाबी, अच्छा इसमें ये वाली चाबी लगेगी, खुलाया खोल दिया। तो यूपीएससी भी यही है, तुम वहां ट्रायल एंड एरर नहीं कर सकते, टाइम बिल्कुल कम है, शब्द बहुत ज्यादा है, लोड बहुत ज्यादा है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, खत्म हो जाओगे। तो क्या करना है हमें, दक्षिण भारत के राजनीतिक इतिहास की दृष्टि से अधिक उपयोगी ना होते हुए भी संगम साहित्य उस समय की सामाजिक व आर्थिक स्थिति का अत्यंत प्रभावी शैली में वर्णन करता है। तो कहता है कि राजनीतिक रूप से यह सक्रिय नहीं था, किसका वर्णन करता है, ठीक है, यानी कि बात कहां करनी है। तो इसमें जो कोर है वो है आपका संगम साहित्य, क्या है, संगम लिटरेचर। लेकिन जो कीवर्ड है संगम साहित्य, शाबाश, सब लोग मुझे बताओ, इस कीवर्ड को मैंने अगला क्या बताया था, कीवर्ड को सपोर्ट, जैसे चाबी जो होती है वो किसी छल्ले में बंधी होती है, तो छल्ला मतलब सपोर्टिंग सिस्टम, चाबी हमेशा छल्ले में लगी होती है, नहीं तो खो जाएगी। तो कीरिंग लगाते हो ना, कीरिंग, तो कीरिंग का मतलब सपोर्टिंग सिस्टम। तो इस कीवर्ड का सपोर्टिंग सिस्टम क्या है, कीवर्ड को किस फ्रेम में डिफाइन करोगे, जल्दी से मुझे बताओ, सब लोग मुझे बताओ कि इसका संगम साहित्य हो गया कीवर्ड, ठीक है, मुझे इसके बारे में बात करनी है, लेकिन इसकी छल्ला, इसका जो कीरिंग कहां है, इसका सपोर्टिंग वर्ड क्या है, जल्दी बताओ। शाबाश शाबाश, चलें देखें, 3 स्तर में है ये, 3 स्तर में, शाबाश, बहुत बढ़िया विश्वजीत, अरे क्या बात है, क्लास तो आज बहुत धमाल कर रही है भाई, मजा आ रहा है।
गुड गुड गुड। गुड। बताया। तो इसमें दूसरा है किसके रेफरेंस में बात करनी। बहुत सही, शाबाश, क्लास बहुत अच्छा कर रही है। बढ़ चढ़कर कमेंट करो, तुम लोग इतना अच्छा सीख रहे हो, तुम्हें अभी अंदाजा भी नहीं है। बहुत बढ़िया। अच्छे अच्छे कीवर्ड और सपोर्टिंग वर्ड जानते नहीं क्या होता, सीधे जैसे क्वेश्चन देखे कूद पड़ते हैं। तो इसमें जो सपोर्टिंग है वो ये है कि तुम्हें ये बताना है कि सामाजिक व आर्थिक स्थिति का, ठीक है, सामाजिक व आर्थिक यानी सोशल एंड इकोनॉमिकल कंडीशन का एक सबसे इंपॉर्टेंट, लेकिन इसके सपोर्टिंग वर्ड में भी एक डायरेक्शन वर्ड है, तीसरी चीज, इसलिए क्वेश्चन को मैंने ध्यान से लिखा। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा वी आइडेंटिफाई कीवर्ड, इसमें तीन पार्ट हैं, कीवर्ड, दूसरा सपोर्टिंग वर्ड, सपोर्टिंग कॉन्सेप्ट किसके आधार पर लिखना है, सपोर्टिंग वर्ड, लेकिन इसमें तीसरा भी है, एक सेगमेंट है डायरेक्शन वर्ड। अब बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में लेकर जाना, इसको लिखो, इसको लिखो कि दिशा सूचक है, इसमें दिशा सूचक भी है। तो अब दिशा सूचक ये अगर भूल गए तो दिक्कत हो जाएगी, इसी तीन में ही तुम्हारा आंसर फ्रेम हो जाएगा। बड़े ध्यान से समझो, पहले कीवर्ड तुमने डिफाइन किया कि मुझे किसके बारे में लिखना है, संगम। तो इस जब संगम साहित्य की बात आ रही है तो यहां पर तुम सिंपल क्या करोगे, तो पहला होता है जब आंसर लिखा जाता है तो हम इसका इंट्रोडक्शन लिखते हैं, तो तुरंत संगम साहित्य क्या है तुम इसके बारे में शुरुआत कर सकते हो। इंट्रोडक्शन 2 लाइन 3 लाइन में दे सकते हो कि संगम साहित्य फलाना फलाना होता है, संगम का होता है मिलना, ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण यह हिस्सा है। फिर तुमने सपोर्टिंग वर्ड लगाया कि मुझे संगम साहित्य बहुत बड़ा है, तो मुझे सिर्फ 2 कैटेगरी में लिखना है। इस फ्रेम को बना लेना, ये जिसने बना लिया आंसर बहुत आराम से लिखेगा और बढ़िया नंबर लेकर आएगा, ठीक है। तो इसके 2 पार्ट हो गए, मुझे किस में लिखना है, इकोनॉमिक कंडीशन में एंड सोशल कंडीशन में, हो गया, सामाजिक और आर्थिक, यस। बट सवाल यह है कि जो क्वेश्चन है वो एक तरह से डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, कह रहा है कि बहुत राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं था, और ये दोनों राजनीतिक विषय हैं, आर्थिकी सामाजिक की 3 हिस्से होते हैं हमारे इसमें, यानी पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल। ये इकोनॉमी, पॉलिटी और सोसाइटी कभी अलग नहीं हो सकती है। तो कह रहा है कि राजनीतिक रूप से बहुत दक्ष नहीं होते हुए भी, क्या कहता है, तीसरी चीज क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से, डायरेक्शन पूछ रहा है कि इतना ना होते हुए भी, ना होते हुए भी इंपॉर्टेंस नहीं है, कह रहा है प्रभावी शैली में वर्णन करता है। डायरेक्शन कह रहा है कि भले चाहे उसने राजनीतिक रूप से बहुत सक्रिय ना रहा हो, लेकिन प्रभावी शैली में उस समय के बारे में हमें बताता है। तो डायरेक्शन इसकी क्या रही, डायरेक्शन रही कि जो संगम साहित्य है वो प्रभावशाली यानी इफेक्टिव वे में इस चीज को बता पा रहा है। तो अब तुम्हें अपने आंसर में जो डायरेक्शन है वो ये तथ्य लेकर आने हैं। इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, कितने लोग मुझे बता पाएंगे कि डायरेक्शन शब्द का मतलब क्या हुआ, यानी तीर किस डायरेक्शन में तुम चलाओगे। इसका मतलब हुआ कि तुम्हें उन एग्जाम्पल्स को लेकर आना पड़ेगा जो ये बताते हैं कि संगम साहित्य इकोनॉमिकली जो हमारा राजनीतिक रूप से बहुत ज्यादा प्रभावी ना होते हुए भी उस समय के समाज के आर्थिक और सामाजिक समीकरणों के बारे में अच्छे से बता पा रहा है। यानी आपको चुनना पड़ेगा, आप हर डायरेक्शन में जो तीर नहीं चला सकते, आपको अपना लक्ष्य बिल्कुल सही तरीके से देखना पड़ेगा। किसको किसको ये बात समझ में आ गई, किसको किसको ये बात सही समझ में आ गई, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यानी 3 कैटेगरी, 1, 2 एंड 3। आंसर को ऐसे तोड़ा जाता है प्रैक्टिस के साथ, अपने आप जैसे पढ़ोगे क्वेश्चन अपने आप टूट जाएगा। कुछ दिन मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे अपना मास्टर हो जाओगे, क्वेश्चन पढ़ते निकाल दोगे। तो पहला क्या हुआ, कीवर्ड, अब तुम्हें पता चल गया किसके आसपास हमें बात रखनी है। दूसरा सपोर्टिंग वर्ड, किस फ्रेम के अंदर चलना है। तीसरा किस डायरेक्शन में जाना है। अब यहीं पर अभी देखो ट्विस्ट, क्यों मैं तुम्हें इतना जो चीजें समझा रहा हूं, ध्यान से देखो। अगर अभी मैं क्या कर दूं, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दूं, बड़े ध्यान से देखना ट्विस्ट कहां होगा। प्रभावशाली शैली में वर्णन नहीं करता, मैंने सिर्फ इसमें क्या कर दिया, नॉट वर्ड जोड़ दिया, ठीक है। संगम लिटरेचर पोर्ट्रेट द सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल ऑफ हिज टाइम विद
द संगम लिटरेचर डू नॉट, मैंने यहां लिख दिया डू नॉट पोर्ट्रे द सोशल एंड इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ इट्स टाइम विद रिमार्केबल विविडनेस। कमेंट। तो अगर मैंने कहा कि आर्थिक अत्यंत प्रभावशाली में वर्णन नहीं करता है, इसीलिए मैंने कहा कि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सोचो क्या होगा, अब इस आंसर को कैसे लिखोगे। अच्छा, तुमने खाली संगम साहित्य पढ़ा है और बचपन सिखाया गया कि भैया 5-6 कॉपी भर के चले आना, ठीक है, जो मन में आ लिख देना, तो वो तो खैर उनका तो मामला साफ है, ठीक है। लेकिन जो सीरियस स्टूडेंट, उनसे बात कर रहा हूं। अब यहां क्वेश्चन क्या होगा, अब क्या करोगे, इसमें तुम्हें प्रूव करना है कि ये जो है, जो हमारा सोशल और सेगमेंट दूसरा, अगर मान लो क्वेश्चन में लिखा होता नहीं करता है, तो तुम्हें इसको प्रूव करना है कि ये उस डायमेंशन को टच नहीं कर रहा है। ये केवल कलात्मक तमिल भाषा को लेकर, उस समय के सांस्कृतिक विन्यास को लेकर बात कर रहा है, सामाजिक आर्थिक विन्यास को लेकर बातचीत नहीं कर रहा है। अगर सिर्फ मैं इस क्वेश्चन में नहीं वर्ड जोड़ देता हूं तो यूपीएससी है वो ट्विस्ट खेलेगा, क्योंकि वो देखता है कि स्टूडेंट हर एक पॉइंट पर अपना फोकस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब मैं इस क्वेश्चन को ऐसे कर दूं कि आर्थिक स्थिति का अत्यंत प्रभावशाली शैली में वर्णन नहीं करता है, और ऊपर से कह रहा है टिप्पणी करिए, यानी आपको इसको जस्टिफाई करना है। तो अब आपको क्या दिखाना पड़ेगा कि संगम साहित्य में कुछ बहुत ऐसे खास तथ्य नहीं है जो उस समय के जो आर्थिक और सामाजिक चीजों के बारे में, यानी इकोनॉमिकल एंड सोशल कंडीशंस के बारे में हमें अच्छे से बता पाते हो। तो तुम्हें उसको बताना पड़ेगा कि लिटरेचर के बारे में, भाषा के बारे में, लिपि के बारे में, सौंदर्य के बारे में, बट इट इज नॉट डिफाइनिंग अबाउट द इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी। क्लियर है? देखो, एक नहीं लगाते ही कितना कुछ बदल जाएगा। तो जो स्टूडेंट डायरेक्शन को इसमें नहीं पकड़ पाएंगे कि डायरेक्शन क्या कह रहा है, और अगर इसको हटा दोगे तो डायरेक्शन कहता है कि नहीं, प्रभावी वर्णन कर। प्रभावी मतलब वेरी इफेक्टिव वे में, दैट यू कैन गेट द लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इकोनॉमी एंड सोसाइटी एंड द सोशल कस्टम्स। तुम्हें उसके बारे में बहुत कुछ पता चल रहा है। सो दैट्स वंडरफुल थिंग, बस वंडरफुल थिंग। क्लियर? जैसे अभी किसी ने लिखा यहां पर सुधा ने कि निगेटिव पॉइंट बताना। नहीं, हम नॉट, निगेटिव पॉइंट नहीं बताना है। देखो ये गलती कर रही हैं। जैसे यूपीएससी वॉरियर ने लिखा नकारात्मक, नहीं नकारात्मक बताना। अरे मेरे बाबू, एक एक चीज सिखा रहा हूं। जब स्टेटमेंट में जब पुच्छ वाक्य है, तुमने आज का थंबनेल देखा, पुच्छ वाक्य यानी टेल वर्ड है। जब टेल वर्ड सीधे सीधे उसके टिप्पणी करने के लिए बोल रहा है, सो व्हाई यू आर गोइंग टू द निगेटिव? प्रभावशाली व्याख्या नहीं कर रहा है। बड़े ध्यान से समझना, सारा मामला खराब कर दोगे। नहीं कर रहा है, इसका दूसरा मतलब हुआ कि अप्रभावी है, इनइफेक्टिव है इन टर्म्स ऑफ द इकोनॉमी एंड सोसाइटी। इसका निगेटिव नहीं बोलना है तुम्हें। ऊपर क्या डिफाइन किया है? यूपीएससी का एग्जाम है मेरे बच्चे, 1-1 लाख रुपए लोग लेते हैं आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग पढ़ाने के, और इतनी डेप्थ में फिर भी नहीं बताते हैं। राइट? यहां पर तुमने डिफाइन कर लिया है स्टेटमेंट को, मुझे क्या करना है? सीधे सीधे एक्सप्लेन करना है। प्रभावी शैली में वर्णन नहीं करता है, तो ये निगेटिव नहीं जाना है तुम्हें। इसका मतलब हुआ कि ये अप्रभावी है। तो जब पहले ही यहां पर उसने कह दिया कि राजनीतिक इतिहास की दृष्टि से अधिक उपयोगी ना होते हुए, पहले ही बता दे रहा है कि नहीं उपयोगी है। ये बात को समझो, ऊपर ही इसने लिख दिया ना, न होते हुए। तो इसका मतलब है कि अप्रभावी हो रहा है, यानी है लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं कर पा रहा है। तो क्यों नहीं कर पा रहा है? बिकॉज ये सौंदर्य के बारे में बात कर रहा है, ये लिपि के बारे में बात कर रहा है, ये जो है वो लेखन की शैली के बारे में बात कर रहा है। समझे? ये बहुत डेप्थ का कॉन्सेप्ट है। ये मत, अगर तुम इसको निगेटिव ले जाओगे तो ऊपर जो ना दिया हुआ है वो फिर अप्रभावी हो जाएगा, तुम्हारी बात गलत हो जाएगी। एक छोटा सा, कहते हैं ना, गलत रास्ता तुमने पकड़ लिया, रॉन्ग टर्न है ये लाइफ का। तो रॉन्ग टर्न मूवी देखनी है, लोग गलत रास्ता पकड़ लेते हैं, डेथ की तरफ चले जाते हैं। तो तुम अपना जो एक सपनों की डेथ है वो एक गलत रास्ते पे तय कर लोगे। एक शब्द तुम्हें गलत डायरेक्शन में लेकर जाओ, तुम सोच रहे अरे सर एक क्वेश्चन में क्या होता है। मेरे बच्चे, टॉपर के रैंक जो है वो नंबर देख लेना, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड नंबर के जो है वो अंतर देख लेना, अंतर देख लेना। ये हालत होती है 1-1, 2-2 नंबर में। तो 10 नंबर का क्वेश्चन है, 2-2 नंबर में, तो 10 नंबर में तो रैंक बाहर हो जाए, अंडमान निकोबार जाओगे सीधे। अपना जो कैडर ढूंढ रहे हो, अपना जो जोन ढूंढ रहे हो, सीधे अंडमान निकोबार पहुंचोगे। 10 नंबर बहुत होता है, बड़े ध्यान से जो है वो उसको समझना है। ठीक है? जितने भी बच्चों ने कमेंट किया, ध्यान से समझें।
जैसे पूछा है कि आलोचना और समालोचना सेम है, क्यों सेम होते तो हमें दो नाम रखने की क्या आवश्यकता थी? आलोचना एक तरफा हो सकती है, जैसे कई बार कोई किसी की आलोचना करे, समालोचना मतलब थोड़ा थोड़ा 50-50, ब्रिटानिया 50-50 की तरह, थोड़ा पॉजिटिव थोड़ा निगेटिव, बच के निकल जाएंगे। चलो, तो क्या हुआ, अब हमने क्या समझा? तो सबसे पहले हम संगम साहित्य के बारे में लिख देंगे, भैया लिख दिया, भूमिका इंट्रोडक्शन हमने किया, ठीक। तो क्या हुआ, संगम काल क्या हुआ, सबसे पहले मैंने बता दिया, हो गया, क्योंकि हमने कीवर्ड को सबसे पहले क्या किया, डिफाइन किया। पहले फ्रेम बना लो, माल मसाला तो हम भर ही लेंगे, फ्रेम बना लो, बिल्डिंग का ढांचा खड़ा कर लो, कोई माइकलाल रोक नहीं पाएगा। तो आपने क्या किया, जो आपका कीवर्ड उसको डिफाइन करना है आपको सबसे पहले। तो हाँ भाई, दक्षिण भारत में ऐसा था, ठीक है, और उसके बारे में चूंकि इतिहास के लिए हमें साक्ष्यों की आवश्यकता पड़ती है, तो संगम साहित्य में दक्षिण भारत के बारे में विस्तार से जानकारी देता है, इसका ये काल रहा। तो वहां की कर व्यवस्था, न्याय व्यवस्था के बारे में ज्यादा नहीं बता पाता है हमें, ठीक है। अराउंड फ्रॉम 300 BC टू 300 AD फलाना ठिकाना आपने इसमें बता दिया कि संगम साहित्य साउथ इंडिया के बारे में हमें काफी कुछ इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है। अब आ जाओ दूसरे पे, मेन बॉडी जब लिख रहे हो तो हमें क्या करना है, वो चाबी का छल्ला लिखना है। अब स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है, पहले आपको क्या करना है, की पॉइंट डिफाइन कर दिया। दूसरे बारे में हमारा क्या था, सपोर्टिंग, किसके बारे में पूछ रहा था, क्या था सपोर्टिंग हमारा, कीवर्ड का सपोर्टिंग क्या था, कौन सी दो चीजें, कहता है कि वहां के इकोनॉमी के बारे में और वहां के सोसाइटी के बारे में। तो इकोनॉमी और सोसाइटी क्या होती है, इकोनॉमी मतलब कैसे चलता है, राजा टैक्स चाहिए होता है सबसे, उसको कर प्रणाली के बारे में होता है। फिर इसके बाद तुम्हें और भी चीजों के बारे में, लोग कैसे व्यापार कर रहे हैं, व्यापार करने के क्या तरीके हैं, मुद्राएं कैसी हैं, यही तो होती है इकोनॉमी। और क्या होती है इकोनॉमी में, आपको मुद्रा यानी कि मनी के बारे में पता होना चाहिए, बैंकिंग सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। इकोनॉमी और क्या होती है, राइट। तो ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब क्या किया हमने, वहां इकोनॉमी का एक पॉइंट पकड़ लिया, एक हमने सोसाइटी का। तो संगमकालीन अर्थव्यवस्था सुचालित था, पूर्णतः ऑटोनॉमस थी, पूरी तरह से, मतलब वो सेल्फ सस्टेन हुआ करती थी, हमने यहां लिख दिया सेल्फ सफिशिएंट थी। कृषि युग का मुख्य व्यवसाय था, कावेरी नदी डेल्टा वाला प्रदेश अपने उर्वरता के लिए प्रसिद्ध था। तो नदियां जो है हर साल अपने साथ एलुवियल सॉइल लेकर आती हैं, जलोढ़ मृदा लेकर आती हैं, बहुत फर्टाइल होती है। तो कावेरी नदी का डेल्टा इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, इसीलिए वहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर वॉज द मेन ऑक्यूपेशन, क्योंकि इकोनॉमी को चलाने के लिए व्यवसाय का होना बड़ा जरूरी है। हाउ यू अर्न, आपकी लिवलीहुड, आपकी आजीविका क्या है, तो यही इकोनॉमी है। आपको देखो सारे पॉइंट्स लिखने, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमी, यहां तुम्हें क्या सोचना, जो भी नए बच्चे हैं जो अच्छा आंसर लिखना चाहते हैं, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमी यहां लिखो, व्हाट इज द बेसिक ब्रांच ऑफ बेसिक जो है व्हाट इज इकोनॉमी, यहां पे लिखते चले जाओ। तो इकोनॉमी क्या होता है, जैसे शरीर है तो हाथ पैर आंख नाक इन सबसे मिलकर ये शरीर बना है। सो इकोनॉमी अगर शरीर है तो मुद्रा, बैंकिंग, व्यवसाय, कर प्रणाली, ये सब क्या है, ये उसके अंग हैं, उसके पार्ट्स हैं। तो इन सबसे मिलकर इकोनॉमी का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये हुआ। फिर हमने क्या किया, कृषि द्वारा आय ही प्रशासन तथा सैन्य व्यय की पूरी, इस पर गवर्नमेंट टैक्स लगाती थी एग्रीकल्चर इनकम पे, ठीक है। आंतरिक और बाह्य व्यापार संगम युग की महत्वपूर्ण विशेषता थी, भाई व्यापार होता है तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ट्रेड से ही हमारा क्या होता है। अब ट्रेड करने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, संसाधन चाहिए होंगे, सड़कें चाहिए होंगी, मुद्रा चाहिए होगा, वो भी थी हमारे पास। विदेश व्यापार के माध्यम से भारी मात्रा में सोना प्राप्त होता था, वी एक्वायर लॉट ऑफ, अब सोना प्राप्त होता था, प्राप्त होना, टू एक्वायर गोल्ड वी रिसीव गोल्ड। तो इसका मतलब है, दूसरा मतलब क्या हुआ कि व्यापार जो था वो हमारे पक्ष में था, बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारे पक्ष में, यानी हम ज्यादा निर्यात करते थे और उसके बदले सोना ले लेते थे। आज जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारे पक्ष में नहीं है, इंडिया आज ज्यादा इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट कम करता है। उस समय क्या था, इंडिया ज्यादा एक्सपोर्ट करता था, इंपोर्ट कम करता था। तो अच्छा, इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमी कौन करता है, जब एडम स्मिथ को पढ़ते हो, कोई भी बेसिक जानते हो, इकोनॉमी लोग ही करेंगे ना, शेर चीता भालू और चंपक कॉमिक्स के कैरेक्टर थोड़े न करेंगे, चीकू जो है वो जाकर कुछ खरीद के लेकर आ रहा है, नहीं। तो इसका मतलब है ये सारी इकोनॉमी, कौन एग्रीकल्चर कर रहा होगा, कौन व्यापार कर रहा होगा, कौन नियम बना रहा होगा, कौन टैक्स लगा रहा होगा, इट्स ऑल डन बाय द ह्यूमंस एंड ह्यूमन लिव इन सोसाइटी। तो समाज में क्या होगा, ये जो मनुष्य है वो समाज में रह रहा होगा। देखो कैसे जोड़ा जाता है चीजों को, कैसे थॉट प्रोसेस क्रिएट किया जाता है। तो समाज कैसा है, मान लीजिए समाज है, विनोद क्या बात है, अरे छोड़ो यार, कहां जाते हो खेत पर, यहां आओ तंबाकू पीटो। तो समाज ये भी है,
व्यापार करना है, व्यापार कर रहे हैं। अरे फार्म निकल रहा है सरकारी उसका, तुम चलो छोड़ो यार, क्या करोगे जो है अपना व्यापार व्यापार करके। इसका मतलब जो समाज है वो एक सुरक्षा केवल ढूंढ रहा है, वो नहीं करना चाहता। अब जरा ध्यान से जो बात कह रहा हूं उसको समझो। एग्रीकल्चर प्रॉस्परस है, अच्छी उपज हो रही, तो भाई मेहनत कर रहा है तभी तो। या जो जाकर वहां लेट गए खेत में, वो गाना सुनाते हैं उग जाओ यार तुम, ठीक है, तो अब लगे उसके सामने बीन बजाने और सोच रहे हो कि फसलें बाहर निकल आएंगी। दैट इज नॉट पॉसिबल। आपको उद्यम करना होता है, आपको काम करना होता है। तो इसका मतलब है कि अगर कोई सोसाइटी प्रोग्रेसिव है, अगर कोई सोसाइटी प्रोग्रेसिव है, तो उसके पीछे जो समाज है उसकी भी अवधारणा प्रोग्रेसिव है। बड़े ध्यान से समझना। मान लो तुम अमेरिका में हो, कोई आदमी सिलिकॉन वैली में सॉफ्टवेयर बना रहा है, और तुम मान लो भारत के किसी कोने में हो जहां लिखा हुआ बंगाली दवाखाना, बंगाली जो है वो बाबा, तो जो नासा का इंजीनियर नहीं कर पा रहा है, सौतन से छुटकारा, ठीक है, और तंत्र मंत्र जादू टोना वशीकरण मन चाही स्त्री, ये जो लिखा होता है उस पर, तो कई बार अगर नासा वासक वैज्ञानिक दे दो तो नाश हो जाए उनका, खत्म हो जाए मामला उनका भाई। वो मतलब वो जो सब कुछ कर रहा है वो बेचारे वो सिलिकॉन वैली के इंजीनियर नहीं कर पाएंगे। तो समाज का अंतर है, समाज का अंतर है। बड़े समझो इस बात को कि वो हर चीज को साइंटिफिक वे में लेकर जा रहे हैं, वो इसको जो है प्रोग्रेसिव वे में देकर, और हम बैठे बैठे 101 रुपए दीजिए, फोन पे ही, अंदर पीछे नीचे लिखा होता है फोन पर ही सभी समस्याओं का छुटकारा। पता नहीं ऐसा क्या बोल देंगे, कौन सी टेक्नोलॉजी है जो अमेरिका के पास भी नहीं है कि सौतन से छुटकारा मिल जाएगा, मन चाहा वशीकरण हो जाएगा, मन चाही नौकरी मिल जाएगी, और तुमसे मांग वो 101 रुपया रहा है। अबे अपनी लगवा लो पहले, बढ़िया जगह बोले कि यार वो कल जो है वो सुंदर पिचाई को हटाओ, हम जो है गूगल के सीईओ बनेंगे, हमारा पैकेज होगा 2000 करोड़ रुपए का। तुमसे 101 रुपया ले रहा है, तुम्हें मनचाही नौकरी दिलवा रहा है, तो उसका भी जो कोई लॉजिक तो बताओ। तो ये सोसाइटीज का फर्क होता है। इकोनॉमी को ग्रोथ करने के पीछे प्रोग्रेसिव और नॉन प्रोग्रेसिव सोसाइटीज का बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, समझे। तो जब इकोनॉमी तुम्हें समझ में आ गई, हाँ गुड, ये चीजें गुड चल रही हैं, तो अब सोसाइटी के लिए तुम्हारे पास क्या बात आएगी? अब कुछ बचा ही नहीं, आराम से जाओ, ठीक है। तो समाज कैसा होगा? बहुत सख्त नहीं थी वर्ण एवं जाति व्यवस्था। तो जब जाति और वर्ण व्यवस्था बहुत सख्त नहीं होती है तो एक चीज तैयार होती है जिसको लेबर कहते हैं। और इकोनॉमी का सबसे बड़ा गुण क्या होता है? लेबर। कौन सा लेबर? स्किल्ड लेबर। अगर मेरे स्टूडेंट जिन्होंने मेरे साथ हिस्ट्री पढ़ी होगी वो जानते होंगे स्किल्ड लेबर की हमें जरूरत पड़ती है, ठीक है, स्किल्ड लेबर। तो जब बंधन नहीं है, जो स्किल लेना चाहे वो सीख सकता है, तो जब अच्छा लेबर मिल जाता है तो इकोनॉमी प्रॉस्परस होने लगती है, ठीक है। चलो आगे। सती प्रथा का प्रचलन था विशेषकर सैनिक वर्गों में, छोटी जगहों पे ये था। समाज में अंतरजातीय विवाह की मान्यता प्राप्त थी, तो बहुत ज्यादा रिजिडिटी नहीं थी। समाज जो है वो इकोनॉमी को समझता। अच्छा, इकोनॉमी को समझने वाला समाज जो होता है वो अलग तरीके से चलता है, ठीक है, ध्यान रखना। महिलाओं को जीवन साथी चुनने की अनुमति थी, किंतु विधवाओं का जीवन दयनीय था। तो यहां वाला पार्ट प्रोग्रेसिव था कि महिलाएं अपना जीवन साथी चुन सकती थी। तो जीवन साथी आज भी कौन सी महिला अपना जीवन साथी चुन पाती है? जो आप देखोगे जो प्रोग्रेसिव महिलाएं, जिनके पास इकोनॉमिक वैल्यूज हैं, अच्छी जगह से पढ़कर आई है, जॉब है, तो तुम देखोगे वो अपनी पसंद के लड़के से शादी कर पा रही है। तो ये क्या होता है? ये वुमेन इंपावरमेंट। और वुमेन इंपावरमेंट में फाइनेंशियल इंक्लूजन का सबसे बड़ा एग्जांपल है, जो तुम्हें मैंने इंडियन सोसाइटी में पढ़ाया था। अब कोई लड़की अपने पैरों पे खड़ी नहीं है, ठीक है, एक सख्त पैट्रियार्कियल समाज में, तो वो अपने मनपसंद लड़के से शादी नहीं कर सकती। आज भी ये उतना ही सत्य है। क्लियर? दास प्रथा का अभाव संगम युग की महत्वपूर्ण। दास प्रथा मतलब सोसाइटी लिबरल होती है, जब इकोनॉमी से आती है तो सोसाइटी लिबरल होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। और बाकी चीजों के बारे में, किस प्रकार के मृत्यु संस्कार थे, तो समाज में क्या क्या चीजें होती, विवाह संस्कार, मृत्यु संस्कार, ठीक है, तमाम तरह के शिक्षा के संस्कार, तो किस तरह का समाज, जाति, बंधन, ये सारी चीजें हमारे समाज का हिस्सा होती है। समाज इन्हीं से मिलकर बना होता है। तो इनके बारे में आपको लिखना है। बढ़िया से आपने आंसर लिख दिया, मजा आ गया इसमें। अंत में आप उपसंहार यानी कंक्लूजन की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। आप बता देंगे हाँ कंक्लूजन क्या होगा। जिसको की पॉइंट पता होगा वही कंक्लूड कर पाएगा, जिसको की पॉइंट नहीं पता वो कंक्लूड। भैया चाबी और ताला मिलेगा तभी तो काम बनेगा। मान लो चाबी लिए तुम टहल रहे हो और ताले तुम्हें नहीं पता। अब तुम्हें चाबी के बारे में पता है, तुम्हें ताले के बारे में नहीं पता, कहां लगेगा?
कहां लगेगा? अब 10-15 ताले सब में, लाओ यार इसको खोल के देखे, अबे कई बार तो चाबी पता होती है जिंदगी में, ताला ही नहीं पता होता है, लगाना कहां है भाई? तो कंक्लूजन डिपेंड करेगा कि तुम कीवर्ड कितना चपक रहे हो। ये पैकेज है पूरा मेरे भाई, तो पता लगा तुम्हारा डब्बा है नीचे से खाली पड़ा, ऊपर से घपाघप रसगुल्ले डाले जा रहे, नीचे से गायब होता चला जा रहा है, दिक्कत हो जाएगी मेरे भाई, वहां समस्या हो जाएगी। तो आपको कंक्लूड करना है। तो हाँ, मैंने की पॉइंट पकड़ा है, मैं इसको अफर्मेटिव के साथ हूं, और अब यहां पर मुझे इसको कंक्लूड करना है, यानी ऊपर वाली बात को मुझे सत्य स्थापित कर देना, बस सिंपल सा फंडा। पूरा पैकेज दे दिया, लीजिए मार्ट साहब चेक कर लीजिए, आईएएस बना दीजिए हमें। मार्ट साहब भी बिल्कुल खुश हैं, तुम भी खुश हो, बल्ले बल्ले दोनों की, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारा जो है सेगमेंट रन करता है। चले दोस्तों आगे, और जुड़े रहिए गुरुकुल के साथ। फिर से काउंसलिंग जो हमारी जो है नेक्स्ट सेगमेंट के लिए शुरू हो गई है। तो जो बच्चे गुरुकुल में नोएडा में हमारी क्लासेस शुरू होने जा रही है उसके साथ जुड़ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, और काउंसलिंग के थ्रू ये हमारे साथ आ सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट इसके साथ इंटरेस्टेड हो, गुरुकुल बैच एक ऑफलाइन बैच है जो कि नोएडा में है, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से, जहां क्लासेस और मेंटरशिप इसके साथ जुड़ी है। जो इन बच्चों को भी बहुत डांट पड़ी है उनको भी बहुत बहुत स्वागत है। और आज अभी करंट की क्लास है हमारी गुरुकुल में, हम ऑनलाइन में यहाँ शुरू कर चुके हैं ताकि हम उनको पहले से ही क्लास में आने से पहले प्रिपेयर कर सकें। तो बहुत ही जबरदस्त बैच है, इसके साथ आप जुड़े रहिए। और डांट खाने के लिए अगर रेडी हैं, दबाव में पढ़ाई कर सकते हैं, हर समय चाहते हैं कि सर के ऊपर कोई बैठ के हमें रास्ता दिखाए, तो डेफिनेटली आपका स्वागत है गुरुकुल में। राइट, मिड मई से ये बैच हमारा शुरू हो रहा है, तो इसके साथ भी आप चल सकते हैं। यहाँ पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ जो ऑप्शनल के सेगमेंट है उसके साथ भी जुड़ सकते हैं। 12वीं के रिजल्ट आते जा रहे हैं, और जो कॉन्सेप्टर बैच है आफ्टर 12th उसको भी हम लोग इनवाइट कर रहे हैं आप सभी को। तो जून से ये बैच शुरू हो रहा है, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस बैच में। सो लेट्स स्टार्ट दिस बैच। राइट, तो आज की क्लास कैसी लगी ये मुझे जरूर बताएं। साथ ही साथ एक जिम्मेदारी लें, कम से कम 10 बच्चों को आप ये क्लास शेयर करें। इफ यू लाइक इट, आपको लग रहा है कि हाँ आज मैंने एक डायरेक्शन वर्ड सीखा, आज मैंने एक पॉइंट लिखना सीखा, आज मुझे क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया, अगर मेरी मेहनत तुम्हें लग रही है कि हाँ सर ने बहुत मेहनत करके बहुत जबरदस्त चीज बताई है, तो आप एक जिम्मेदारी लें। क्योंकि हम जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आईएएस वही बन सकता है जिसको जिम्मेदारी लेने की आदत है। आप अच्छा आंसर लिख रहे हैं नहीं लिख रहे हैं, मुझे क्या लेना देना, मेरा काम है पढ़ाना, सिलेबस पूरा करना और चल जाना। तो मैं यहां क्यों अपना गला फाड़ रहा हूं? क्योंकि एक जिम्मेदारी है कि आप पढ़ भी लोगे और आपको लिखना नहीं आएगा तो यूपीएससी में आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। बहुत से लोग आपको बड़ी बड़ी कहानियां सुनाते होंगे, बहुत से रील्स वायरल होते हैं, बहुत ये फलानवा है, बहुत मजाकिया बात करते हैं, ये बहुत जोशीली बात करते हैं, बट सवाल है कि वो बात कर रहे हैं, तुम्हारी बात कहां है, ये बड़ा मैटर करता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर तुम्हारे अंदर वो इंप्रूवमेंट नहीं होगी तो फिर वहां जाकर तुम उस भीड़ में खत्म हो जाओगे। एग्जाम तुम्हें देना है, उस चुटीली बात करने वाले को नहीं देना है, उस मजाकिया बात करने वाले व्यक्ति को नहीं देना है, ये आपको एग्जाम देना है। तो आप कितना प्रेशर डील कर पा रहे हो ये बहुत मैटर करता है। तो अब उस कंडीशन में हमें क्या करना होगा कि यहां एक जिम्मेदारी मैंने ली, तो आप जिम्मेदारी लो कि नहीं, मेरी एकेडमी में मेरे टीचर मुझे बहुत हेल्प कर रहे हैं, बता रहे हैं, मुझे अपने 10 दोस्तों को इसको पहुंचाना है, उनको भी बताना है, ताकि हम एक पीयर ग्रुप बना सके, हम अच्छी आंसर राइटिंग कर सकें। और कहां पर ये सारे क्वेश्चन, जैसे कई बच्चों ने कहा कि सर हमें ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए, तो तुम बात कहोगे मैं उसको पूरा कर दूंगा। तो ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस पे जाना है सारे बच्चों को, और यहां पर टीचर असाइनमेंट में आप जाएंगे। ठीक है, कहां जाएंगे? टीचर असाइनमेंट में। टीचर असाइनमेंट में जाएंगे, आपको एमएपी की क्लास दिखाई पड़ रही होगी, यानी मेंस आंसर प्रैक्टिस की क्लास बाय ओजांग सर। ये गए और आपने यहां क्लिक किया। अभी तक मैंने जितनी भी क्लासेस पढ़ाई हैं, ठीक है, जितनी भी क्लासेस पढ़ाई हैं वो सारी की सारी यहां आपको अवेलेबल टीचर असाइनमेंट में हो जाएंगी। क्लियर है? तो जैसे ही आप जाएंगे आपको धीरे धीरे सारे क्वेश्चन यहां पे मिलने शुरू हो जाएंगे, और आप अच्छे से अपनी क्लास जो भी मैंने अभी तक दोबारा प्रैक्टिस करिए और वहां अपलोड करिए। क्योंकि मैं जो सिखा रहा हूं आप सीख कितना रहे हैं ये भी बहुत मैटर करता है। राइट दोस्तों, तो अब देर किस बात की है, ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस को डाउनलोड करिए, शुरू हो जाइए। और गुरुकुल के बारे में अगर कोई भी जानकारी आप चाहते हैं, कोई भी जानकारी आप चाह रहे हैं, तो आप इनमें से किसी भी नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। विशाल ने लिखा है कि गुरुजी मैं आपके डांटने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत लोगों ने कहा कि सर डांट बड़ी अच्छी लगी, आपने बहुत डांटा हमें। तो गुरुकुल के बच्चों को बता दो वहीं आए। मैंने क्वेश्चन पूछता हूं कि हिम्मत है 365 दिन मुझे दे सकते हो, मेरी डांट खा सकते हो, क्योंकि बहुत प्रेशर में पढ़ाई होगी।
हम जिस तरह से यहाँ तैयारी कर रहे हैं, जिस तरह से हम चीजों को लेकर आ रहे हैं, गुरुकुल बैच में पूरी पर्सनालिटी ही चेंज हो जाएगी। मतलब अभी तक किसी एकेडमी के पास इतनी चीजें नहीं होंगी, इतनी वैरायटी नहीं होगी जो चीजें हम यहाँ दे रहे हैं। मतलब हम पूरी तरह से कह रहे हैं कि भैया पर्सनालिटी यहाँ पर पूरी तैयार होने जा रही है। तो आप में से जो भी कोई इसके बारे में जानना चाहता है, काउंसलिंग करना चाहता है, वो इसके साथ जुड़ सकता है। और अभी तो इस क्लास के बाद दीपक सर की यार डांट पड़ने वाली है, तैयार रहो मेंटली। फिर मेरी डांट आ रही, तो मैंने होमवर्क इतना दिया था कि कई लोग पेरेंट्स का फोन आया कि बच्चा मेरा 2-3 दिन से सो ही नहीं रहा है। तो अगर आप इतना पढ़ रहे हो, इतना प्रेशर में पढ़ाई कर रहे हो, तो यही बेसिकली हमारा उद्देश्य है, यही हमारी बेसिक जो है इंपॉर्टेंस है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गुरुकुल बैच में। जो लोग जुड़ना चाहते हैं जुड़ जाएं। और ऑप्शनल के बैचेस भी शुरू होने वाले हैं। बैच हम जो है डेट अनाउंस कर देंगे परसों, तो आप लोग यहां से भी शुरू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।